नमस्कार। नमस्कार इंडिया का स्वीकार करें। नमस्कार मुहिम जो हमने चलाई हुई है, जो एकमात्र नमस्कार इंडिया ने चलाई हुई है, हिमाचल प्रदेश के सोलन में माता शूलिनी देवी मंदिर की, जिस प्रकार वहां की एक IAS अधिकारी, कार्यकारी तहसीलदार और सरकार की ओर से उस मंदिर की जो प्रशासक कह लीजिए या जो भी है वो जो नियुक्त की गई ऋतिका जिंदल, उनके द्वारा जिस प्रकार शास्त्रों का अपमान, शास्त्रीय परंपराओं का अपमान, वहां के पुजारियों का सार्वजनिक रूप से अपमान किया गया, बजाय उसके कि उन अधिकारी महोदया को उनकी गलती का एहसास कराया जाता, वहां का शासन और प्रशासन उनके बचाव में लग गया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के महोबा में जो इंद्रकांत त्रिपाठी थे व्यवसायी, उन्होंने अपने मरने से पहले वीडियो भी वायरल किया और उनको जब कार में गोली लगी मिली उनके ऊपर, जिसके अंदर आरोपी थे जो कि उनसे जबरदस्ती उगाही करते थे, वहां के DM और वहां के SP मणिलाल पाटीदार, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के विरोध के बाद जब उनके ऊपर 307 में मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद वो फरार हुए, लेकिन जिस प्रकार वहां की जांच समिति ने, वहीं के कुछ IPS अधिकारियों ने उनके ऊपर से 307 हटाकर आत्महत्या में के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। यद्यपि कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी जो याचिका थी कि उनके ऊपर से FIR रद्द की जाए, उसको उन्होंने याचिका को निरस्त कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, और उनसे जांच में सहयोग करने के लिए कहा। लेकिन कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज में तो कहूं, क्योंकि जब जातिगत परंपराओं की बातें आती हैं, हमारे यहाँ एक वास्तविकता है जो स्वीकारी जाती है, और यह हिंदूवादी संगठन जितने भी हैं, राष्ट्रवादी और समाजवादी और राजनीतिक तो छोड़ दीजिए, उनकी कमजोरियों के कारण, उनके सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर हिंदूवादी सरकार के चरणों में नतमस्तक होने के कारण एक ब्राह्मण हत्यारा, अब मैं इसी प्रकार कह रहा हूं कि एक ब्राह्मण हत्यारे को बख्श दिया गया। कहीं ना कहीं क्लीन चिट नवाजी जा रही है और देर सवेर वो निकल के जाएंगे। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी, यहां खाली ब्राह्मण की बात नहीं है, यहां पर शास्त्रीय परंपराओं की बात है। क्या कोई अधिकारी हमारी शास्त्रीय परंपराओं से ऊपर हो गया? क्या कोई अधिकारी हमारी सनातनी परंपराओं से ऊपर हो गया? क्या IAS होने का अर्थ यह हो गया कि आप किसी का भी सार्वजनिक रूप से अपमान कर दे और उसको एक तरफा अखबारों के अंदर छपवा दे? बात यह है कि इस समय लव जिहाद तो बहुत चलाया जा रहा है। लव जिहाद पर अनेकों मुद्दे, अनेकों मामले गर्म किए जा रहे हैं। तो क्या इसको इस प्रकार, जिस प्रकार मंदिर के अंदर सनातन परंपराओं का मखौल उड़ाया गया, वहां पर अपमान किया गया, इसको कौन सा जिहाद कहें? सनातन जिहाद कहा जाए, शास्त्र जिहाद कहा जाए, या पुरोहित जिहाद कहा जाए? क्योंकि जितने ब्राह्मण और पुरोहित संस्थाएं और ये तो सब राजनीति के अंदर नतमस्तक है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है इन संस्थाओं के बारे में। ले देखे वो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा लगी होती है, उनके जानकारी के अनुसार अब बात नहीं मानी है क्योंकि मेल और बाकी चीजों का जवाब नहीं आ रहा है, तो शुक्रवार को जाकर वो लोग ज्ञापन सौंपेंगे मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन क्या इनको भी ऐसे, यही हिंदू के अंदर, हिंदू परंपराओं के अंदर जो हिंदू परंपराओं का ही मजाक उड़ा रहे हैं, जो उनका ही अपमान कर रहे हैं, जो उन्हें ही नीचा दिखाने के अंदर लगे हुए हैं, मंदिरों के अंदर घुसकर, हिंदू मंदिरों के अंदर घुसकर हिंदू परंपराओं का, सनातनी परंपराओं का जो सनातनी या हिंदूवादी लोग या हिंदू लोग ही मजाक उड़ाते हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए? उनको कौन से जिहाद में गिनती की जाए? कहां चले गए अब ये सारे के सारे हिंदू संगठन, सनातनी संगठन, बजरंगी संगठन, ब्राह्मण संगठन, जो अब कोई आवाज नहीं उठा सकते सिर्फ राजनीतिक चाटुकारिता के कारण? ये लोग अब ये जिहाद तो ये भी एक तरीके का जिहाद है। एक जातिगत आधार पर कहूं तो ब्राह्मण वाला जिहाद हो गया, इधर कहूं तो सनातन वाला जिहाद हो गया। सनातनी परंपरा का मखौल उड़ा और एक अधिकारी से उसकी गलती का एहसास नहीं कराने देना चाह रहा कोई भी, ना वहां का कोई मुख्यमंत्री, ना वहां का DM, ना CM।
लानत भेजते हैं ऐसे अधिकारियों के ऊपर और ऐसी शासन और ऐसी सरकार के ऊपर और ऐसे जातिगत संगठनों के ऊपर जो चाटुकारिता में लगे रहते हैं। लेकिन अपने अगर आप शास्त्रीय परंपराओं की रक्षा नहीं कर सकते, आप अपने शास्त्रों की परंपरा नहीं कर सकते, आज अगर इसी प्रकार का कोई आदेश, इसी प्रकार का कोई शब्द यदि किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति ने जाके मंदिर में या कहीं किसी के बारे में कह दिया होता तो सड़कों पर उत्पात मच जाता, जिहाद के नाम पर, नमाज जिहाद और लव जिहाद और पता नहीं कौन कौन से जिहाद के नाम पर। लेकिन अब कोई नहीं बोलेगा। यही इस देश की भाषा है। जागिए, अपने आप को सनातन के और ब्राह्मणों के और पुरोहितों के और शास्त्रों के रक्षक कहने वाले लोग। नमस्कार इंडिया ऐसे मुद्दों को नहीं छोड़ता है। नमस्कार इंडिया अपना हर संभव प्रयास करेगा। नमस्कार इंडिया किसी भी मुद्दे को उठाने से चूकता नहीं है, ध्यान रखिएगा, और बेबाकी से उठाता है। आप हमारी चाहे कितनी वीडियो डिलीट करा लीजिए, कितनी कंप्लेंट करा ली जाए हमारी, हम अपने मुद्दों को, हम अपनी चीजों को नहीं छोड़ेंगे, तो नहीं छोड़ेंगे। अब चलिए इसी जिहाद में नाम जोड़ते हुए जो जिहाद का, लव जिहाद के बाद जो एक नमाज जिहाद का नाम दिया गया था, अब उसी जिहाद के अंदर फैसल खान और जो बाकी के उनके साथी थे चांद मोहम्मद और 2 हिंदू लोगों ने जाके जो वहां पर 84 कोसी परिक्रमा थी ब्रज की, उसकी परिक्रमा के बाद जो उन लोगों ने जाके ब्रज 84 जो कोसी परिक्रमा करने गए थे जो लोग, और यात्रा के समापन के बाद उन्होंने पुजारियों की अनुमति के बाद जो मंदिर के अंदर प्रवेश किया, ठीक है जी, और वहां पर जाकर उन्होंने नमाज पढ़ी या सिर्फ नमाज की फोटो खिंचवाई है तो हम नहीं जानते, लेकिन वो वीडियो या वो फोटो वायरल होने के बाद जिस प्रकार की खलबली मची, जिस प्रकार कुछ संगठन कूद कूद कर सामने आए। हालांकि फैसल खान का तो ये कहना है, कल उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया, हमने कल ही बता दिया था शाम को कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया दिल्ली के जामिया नगर के अंदर, क्योंकि वो वहीं पर रह रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के वो रहने वाले हैं मूल रूप से। उन्होंने कहा है, फैसल खान बोलते कि पुजारी तो प्रसन्न थे, हम तो अनुमति के बाद गए थे, और अब ये बात हो सकता है कि अब वो जो भी कुछ कह रहे हैं, जो वहाँ के जो संरक्षक लोग हैं वो अब वो, बल्कि फैसल खान के तो बेचारे भले आदमी थे, सीधे लोग हैं, अब वो जरूर किसी दबाव में होंगे जिस कारण वो इस प्रकार का अब जवाब दे रहे हैं, क्योंकि बात सीधी सी है ना, अपनी अपनी जान फिर बाद में हर आदमी बचाता फिरता है। और उन्होंने कहा कि भाई हमने तो अनुमति दी थी, जो सुशील गोस्वामी जी थे। अब तस्वीरें वायरल होने के बाद एक चीज जरूर है, वहां का जो गोस्वामी समाज है उसमें नाराजगी है। हालांकि सुशील गोस्वामी ने यह चीज स्वीकारी है कि उन्होंने अनुमति और दर्शन के लिए अनुमति ली थी, लेकिन जब जिसके बाद जब फोटो वायरल हो गया, वायरल होने के बाद में जरूर है कि भाई फिर अफरा तफरी, क्योंकि आज के समय में अगर कोई चीज नहीं भी उठती हो तो तब भी उन मुद्दों को कहीं ना कहीं हवा दे दी जाती है, क्योंकि ट्रोल आर्मी तो कहीं ना कहीं बैठी ही होती है ना, हमारे यहाँ बैठी हुई है सब आज के समय में। अब ये जो है फैसल खान, ये आपको पता है कि खुदाई खिदमतगार एक संस्था है, कहा जाता है कि इसी नाम से कि एक और संस्था थी जिसका गठन स्वाधीनता आंदोलन के दौरान 1929 में जो प्रमुख गांधीवादी थे खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्होंने भी इसी नाम से एक संस्था का गठन किया था। यद्यपि ये संस्था जो अब वाली है ये उससे अलग है। 48 साल के जो फैसल खान है वो फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज के मूल निवासी बताए जाते हैं। फिर वही बात कि इस समय दिल्ली के जामिया नगर क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की। अब मैं क्यों बता रहा हूं, हम कोई उनका प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन क्यों बताना चाह रहे हैं। और उसके बाद वो मेघा पाटकर जो कि नर्मदा आंदोलन से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी और मैग्सेसे अवार्ड विनर है डॉक्टर संदीप पांडे, उनसे जुड़ गए। उनके साथ वो काफी उन्होंने काम किया। 1990 के दशक में एक दिल्ली से लाहौर की यात्रा में भी यही फैसल खान सम्मिलित हुए थे, गए थे। और एक चीज और बता दें कि पिछले वर्ष अयोध्या में सरयू आरती में भी इन्हीं फैसल खान ने हिस्सा लिया था जी, अब गौर कीजिएगा। और एक अयोध्या में एक दोहरी कुआं के अंदर, क्षेत्र के अंदर सर्वधर्म सद्भावना केंद्र है, वहां के न्यासी भी हैं फैसल खान। और आचार्य युगल किशोर शास्त्री जी हैं
वो मुख्य रूप से इस मंदिर के करता था। हालांकि इस मंदिर में अब कहा यह जाता कि इन्होंने फैसल खान ने इस मंदिर के अंदर कई बार नमाज भी अता करी है, कई बार नमाज पढ़ चुके हैं वहां पर, तब किसी ने विरोध नहीं किया। और गौर कीजिएगा, इस ही मंदिर का उस लंगर संचालन समिति के अध्यक्ष हैं फैजाबाद के दानिश अंसारी, ना क्षमा चाहूंगा, दानिश अहमद। मैं क्यों बता रहा हूं, ये वहां से जुड़े हुए व्यक्ति जिनके ऊपर अब पता नहीं अब अनेकों तरीके के लांछन कोई कुछ भी लगाता रहे, लेकिन ये सामाजिक सद्भावना के तहत गए। इसके अंतर्गत बात ये होती कि वो जाते चुपचाप वहां पर कोई झंडा लहरा आते करके, कोई और नारे, धर्म के विरुद्ध कोई नारे लगा आते, तब तक माना जा सकता था। लेकिन वहां पर गए, अनुमति ली, उन्होंने नमाज पढ़ी, कितनी देर पढ़ी, उस तस्वीर के अंदर हमने कल भी दिखाया था कि अनेकों लोग और भी हैं वहां पर, लेकिन उस समय किसी ने इन चीजों का विरोध नहीं किया। और एक चीज गौर कीजिएगा, रामचरितमानस के दोहे और चौपाई कंठस्थ रखते हैं फैसल खान, और उनके मुख से ही, मैं तो कहूं श्री मुख से सुनकर दोहे और चौपाई रामचरितमानस के मुरारी बापू भी एक बार गदगद हो गए थे। और पिछले वर्ष कश्मीर भी जा रहे थे, वहां जाते वक्त हिरासत में ले लिया था, एयरपोर्ट से इन्हें वापस भेज दिया था। खैर फिलहाल उन्हें, फैसल खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के अंदर भेज दिया गया है। शायद कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इसलिए उनको एक अलग सेल में अलग से रखा जाएगा। अब देखिए इसके अंदर अब होता क्या है, अब से पहले किसी को याद नहीं आई, लेकिन अब वहीं मथुरा के ईदगाह के अंदर 4 हिंदू युवकों ने, उन्होंने जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया और नारे लगा दिए। अब क्या कहा जाए, अब से पहले इन लोगों को क्यों नहीं याद आई, अभी ही क्यों याद आई इन लोगों को। अब ये है ना जिहाद, तो फिर जिहाद तो ये भी माना जाएगा अगर जिहाद वाली ही हम बात करें। बाकी अखिल भारतीय संत समिति है, उनके एक जितेंद्रानंद सरस्वती जी हैं, उन्होंने कहा जी वहां पर मस्जिद के अंदर आरती का आयोजन होना चाहिए। अब से पहले तो जितेंद्रानंद जी को किसी आरती की याद नहीं आई थी, अभी क्यों याद आ गई जितेंद्रानंद जी को। तो ये अब इसको क्या कहें हम, इसको क्या इस वाले पार्ट को जिहाद ना माने भाई। अगर किसी ने कुछ किया भी है, मान लीजिए आपकी नजरों में, अगर उन्होंने मंदिर में घुस करके किया भी है कुछ, आपकी नजरों में अगर वो गलत भी किया है, तो उसके पीछे इतना आप कहोगे भाई उन्होंने ऐसा किया है तो अब मैं करूंगा, अब से पहले आपने कुछ नहीं किया, अब से पहले आपको कहीं याद नहीं आई कि मंदिर में जा, मस्जिद के अंदर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ कर आए, कि मस्जिद के अंदर जाकर हमें आरती करनी चाहिए, कभी भाईचारा बढ़ेगा। अब से पहले भाईचारा याद नहीं आ रहा था किसी को भी। ये सारी चीजें हैं सब। नमस्कार इंडिया इस प्रकार की गतिविधियों की और खासतौर से उकसाने वाली गतिविधियों की, नमस्कार इंडिया, और वो किसी भी पक्ष के द्वारा हो, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज, कल भी हमने कहा था, आज भी कह रहे हैं कि देश काल परिस्थिति का ध्यान रखें सभी लोग तो ज्यादा बेहतर है। अब इससे आगे एक जानकारी और दे दूं, क्योंकि अब जब सनातन और ब्राह्मण और इस प्रकार की चीजें चली रही हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की बातें चल ही रही हैं, एक जानकारी और दे दूं। यद्यपि हो सकता है कुछ लोगों को इसमें ऑब्जेक्शन हो, लेकिन इन दोनों जो राजस्थान में पुलिस में भर्ती की परीक्षा होनी है, वहां पर एक दौसा जिले के अंदर लालसोट जगह पड़ती है या तहसील है, वहां पर सेंटर पड़ा है एग्जामिनेशन का, इनका पुलिस भर्ती का सेंटर पड़ा है 5 नवंबर से 8 नवंबर तक। अब वहां पर हमारे पास एक संदेश आया कि ब्राह्मण समाज वहां का, और जो वहां का भगवान परशुराम मंदिर ट्रस्ट है, उन्होंने ब्राह्मण बच्चों के लिए, जो ब्राह्मण परीक्षार्थी जा रहे हैं, उनके रुकने, खाने अर्थात ठहरने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था की है कि आप आए, निःशुल्क व्यवस्था आप लोगों की है। और जो लड़कियां जाएंगी भर्ती के लिए, उनके ठहरने की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था उनकी बिल्कुल अलग है वहां पर। हालांकि उन्होंने बताया कि बस स्टैंड के पास है। बेहतर तो होता, हम तो यही कहते हैं कि बेहतर होता अगर और समाज के भी लोगों के लिए इस प्रकार की जब आप व्यवस्था कर ही रहे, तो और समाज के लोगों के लिए भी अगर निःशुल्क व्यवस्था हो तो उपलब्ध करा दी जाती। क्योंकि अगर ब्राह्मण समाज की बात है तो ब्राह्मण तो थोड़ा सा ओपन माइंडेड और खुले दिल का व्यक्ति होता है। पर चलिए अब आज के समय के अंदर जब इसी प्रकार की चीजें चल रही हैं, और क्योंकि हमारे पास ये सूचना रतनलाल कौशिक जी हैं, जो कि क्या नाम है, भगवान परशुराम समिति के संरक्षक है दिल्ली पालम क्षेत्र से, उन्होंने ये सूचना हमारे पास दी है।
और जो भी संपर्क से संबंधित जानकारी होगी वो आपको आगे उपलब्ध करा दी जाएगी। फिर वियना के अंदर इसी प्रकार का एक हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, अनेकों लोग मारे गए। उधर फ्रांस ने माली क्षेत्र में जाके 50 जिहादियों को मार गिराया हमला करके। अब इसके ऊपर भी आगे आगे हाहाकार मचेगा, जो भी कुछ है देखते हैं आगे क्या होता है। और यहाँ तो राजनीति का दौर जो चल ही रहा है इस समय, बिहार के अंदर चुनाव है, आज भी बिहार के अंदर चुनाव था दूसरे चरण का। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर भी जो उपचुनाव है वो चले हुए हैं इस समय। और मोदी जी की एक खासियत तो है ही कि जब भी चरणबद्ध तरीके से कहीं चुनाव होते हैं तो वहां पर वो जिस दिन वोटिंग हो रही होती है, पोलिंग हो रही होती है, उस दिन उनकी सभाएं जरूर होती हैं। और मुझे लगता है उसी की देखम देखी बाकी लोगों ने भी अपनी अपनी सभाएं शुरू कर दी हैं। उसी के तहत आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी तो आजकल वही पहले युवराज और अब जंगल राज के युवराज और अब दोनों युवराज करके वो अपनी बातों को कहते हुए राहुल गांधी और आजकल क्योंकि फिर वही बात के तेजस्वी यादव के ऊपर अटैक किया जा रहा है। बिहार के लोगों ने जंगल राज को, डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। और रही तेजस्वी यादव की बात, तो तेजस्वी यादव का ये तो मानना पड़ेगा, उन्होंने फिर दोहराया है कि आते ही जो मेरे पहले हस्ताक्षर होंगे, जो पहला काम होगा वो 10 लाख नौकरियों के लिए होगा, साइन करने के लिए। एक बात उन्होंने और कही है कि भाई जो इस प्रकार की परीक्षाएं होंगी नौकरियों के लिए, उसकी फीस भी वो नहीं लेंगे, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे और सेंटर तक पहुंचाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार की घोषणा की है तेजस्वी यादव ने। और तेजस्वी यादव क्योंकि इस समय जो भीड़ है वो उनके लिए देखने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी भी जहां जा रहे हैं, राहुल गांधी की सभाओं के अंदर भी भीड़ देखने को मिल रही है। राहुल गांधी का तो सीधा सीधा अटैक क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ही होता है। और आप सुनते ही होंगे क्योंकि वो तो सीधा कहते हैं, वो तो अंबानी और अडानी और इन चीजों को लेकर सीधा सीधा अटैक अपने कार्यक्रमों के अंदर करते रहते हैं। मोदी जी ने क्या किया, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ क्या किया, आपने सब देख लिया। वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दूंगा, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। कोई वायदे पूरे नहीं किए। हमने भी वायदे किए थे, हमने मनरेगा का वायदा किया, पूरा किया। कर्जा माफी का वायदा किया था, पूरा किया। भोजन के अधिकार का वायदा किया था, पूरा किया। एक कमी जरूर है, मैं आपको बता देता हूं, साफ पहले ही बता देता हूं। एक चीज में हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, जिस प्रकार से वो झूठ बोलते हैं वो हम नहीं कर सकते। तो आज कुल मिलाकर यही सारी की सारी चीजें चल रही हैं। और अब इससे ज्यादा तो और क्या कहें, क्योंकि समय हमारा सिमटने लगता है। हमने कहा ही था कि इस सप्ताह के अंदर अब हम अपने कार्यक्रम जो इस एक की जगह 2 बुलेटिन करेंगे, बढ़ाएंगे अपने कार्यक्रम को। अब आज की चर्चा को मैं यहीं विराम दूंगा। कल एक और चर्चा पर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन फिर आपसे वही निवेदन कि ध्यान रखें अपनी सेहत का, बिना मास्क के कम से कम बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि कोरोना भयंकर तरीके से लौट रहा है। फ्रांस के अंदर भी आपको स्थिति पता क्या है, इंग्लैंड के अंदर भी आपको स्थिति पता है क्या है। तो कृपा करके अपनी सेहत का ध्यान रखें, सामाजिक दूरी बनाकर चलें, मास्क लगाए बिना बिल्कुल ना निकलें। ये मेरा निवेदन आप सभी से, नमस्कार इंडिया का निवेदन। कल एक और चर्चा पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक रहिए सेहतमंद और स्वीकार करें नमस्कार इंडिया का। नमस्कार कुछ तो है।